नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं और काइनेमेटिक्स में जो है हमने एक दो टॉपिक कर लिए हैं। जैसे हमने मोशन अंडर ग्रेविटी भी पढ़ लिया है और हमने जो है वो जो हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन है उसको भी सीख लिया है और कंसेप्ट ऑफ जो है वो एक्सीलरेशन भी हमने सीख लिया है। या यूँ हम कहें तो हमने वन डायमेंशन मोशन जो होता है उसको कंप्लीट कर लिया है। और अब जो हमारे आगे पढ़ने का जो टॉपिक है वो रहेगा आपके टू डायमेंशन मोशन। तो टू डायमेंशन मोशन में हम दो तरह की प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। पहली प्रॉब्लम जो है वो प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगी और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो रिलेटिव मोशन या सापेक्ष गति की प्रॉब्लम रहेगी। और आज के लेक्चर में जो है हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे जो कि टू डायमेंशन मोशन है, यानी उसमें आपको दो अक्सें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ध्यान में रखते हुए उस गति को सोचना होगा। तो हम शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि प्रक्षेप्य गति। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई प्रक्षेप्य होता क्या है। तो प्रक्षेप्य होने का मतलब किसी चीज को फेंकना। फेंकने का मतलब क्या है, आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हो तो आप डायरेक्टली ऊपर उछालते हो तो ये चीज ऊपर लीनियरली जाएगी और लीनियरली ही वापस उसी पथ पर आ जाएगी। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता है, ये वन डायमेंशन लीनियर मोशन है। लेकिन इसी चीज को, इसी पत्थर को आप किसी एंगल पर, यहाँ से किसी थीटा एंगल बनाते हुए यदि आप इसको फेंकते हो तो कुछ समय बाद में ये पथ जो है इसका परवलयाकार होकर नीचे की तरफ आएगा। तो परवलयाकार होने के कारण से इसको हम प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो ये गति जो है वो टू डायमेंशन में होती है। तो कहने का मतलब यहाँ जो आपको दिख रहा है ये u जो है इसकी नेट वेलोसिटी दिख रही है। लेकिन हमने एक टॉपिक पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये था कि फिजिक्स में नेट वेलोसिटी हमारे किसी काम की नहीं होती है। नेट वेलोसिटी की बजाय हमको उसको दो भागों में रेजोल्व करके देखना पड़ता है, उसको दो भागों में अलग अलग करके देखना पड़ता है। तो दो भाग उसके हो गए, एक तो ये जिसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं और एक भाग ये जिसको हम वाई एक्सिस मानते हैं। तो इस एक्स एक्सिस वाले भाग के अंदर इसको जब हम u को रिजोल्व करेंगे तो जो एंगल के पास वाला है वो हो जाएगा आपका यू एक्स कोस थीटा, या इसको अपन यू कोस थीटा भी कह सकते हैं। और इसकी रेस्पेक्टिव वेलोसिटी जो है वो यू एक्स होगी। ठीक उसी तरह से जो एंगल के बिहाइंड है उसको अपन क्या कह देंगे, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। यानी किसी एंगल से अगर आपने फेंका, यहाँ से अगर आपने 90 डिग्री एंगल बनाकर फेंका है तो ये कण जो है डायरेक्ट आपने अपवर्ड मोशन करवाया है तो ये वन डायमेंशन मोशन होगा। लेकिन यही मोशन अगर आपने किसी थीटा कोण से करवाया है तो ये टू डायमेंशन मोशन हो जाएगा। और कण का पथ जो है वो परवलयाकार होगा तो वह गति आपकी प्रक्षेप्य गति होगी। तो चलिए एक प्रक्षेप्य को बता देते हैं और अपन ने पिछली क्लास में क्या तीन फॉर्मूले प्रक्षेप्य से रिलेटेड देखें उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों ये हो गई आपकी कोई एक्स एक्सिस। यहां से आपने कोई एंगल बनाते हुए किसी कण को ऊपर फेंका तो यहां तक तो कण गया, फिर ग्रेविटी ने काम किया और इस तरह से कण का पथ जो है वो परवलयाकार हो गया। ये हो गई उसकी आर, ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए। तो फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि भाई किसी चीज को देखने का ढंग कुछ होता है। तो ये u हो गया उसका वेलोसिटी जो उसकी नेट वेलोसिटी है। हमने किसी एंगल से फेंका तो वो एंगल हो गया थीटा। और यहां से मैं देखूं तो ये हो गई उसकी y एक्सिस और ये हो गई उसकी x एक्सिस। तो y एक्सिस का जो कंपोनेंट है या घटक है, यानी y एक्सिस में ये कितना ऊपर तक जाएगा, तो ये y एक्सिस में यहाँ तक इसकी हाइट को अपन मान सकते हैं कि भाई इतना ऊपर जाएगा। तो ये हो गई इसकी h मैक्स। देन इसको अपन u ऑफ y कंपोनेंट लिखेंगे, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। और इधर मैं u ऑफ x कंपोनेंट के लिए लिख सकता हूँ u कोस थीटा, ठीक है। प्रक्षेप्य में तीन चीजें होती है। एक चीज होती है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी उसका कितना समय उसको लगेगा। तो यहां से यहां तक आने में जो टोटल टाइम लगेगा उसको हम कहते हैं t, टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, u साइन थीटा अपॉन जी, u साइन थीटा अपॉन जी, साथ में आप 2 और लगा दीजिए तो ये होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये कैसे आया इसकी भी अपन चर्चा अभी करेंगे। यहां से यहां तक टॉप पर, जहां पर ये इसका एक वेग एक बार के लिए 0 होता है
और फिर वापस जो है वो बढ़ना शुरू होता है। तो ये हाइट कहलाती है इसकी महत्तम ऊंचाई या मैक्सिमम हाइट। महत्तम ऊंचाई या मैक्सिमम हाइट, इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन, इसको आप 2g लिख लीजिए, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। ठीक बात है। तीसरी बात इसमें ये करी जाती है रेंज की, यानी ये एक्स एक्सिस में कितनी दूरी चला। भाई वाई एक्सिस में तो यहाँ तक एच मैक्स तक चला और एक्स एक्सिस में ये चला दूरी, कितनी दूरी चला, इसको बोलते हैं हम रेंज, यानी आर मैक्स। मैक्सिमम दूरी या अधिकतम क्षैतिज परास, इसको बोलते हैं हम आर मैक्स। इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये 3 फॉर्मूले 11th वाले बच्चों ने अभी पढ़े हैं, 12th वाले भी पढ़ के आए हैं, जो 11th में अभी आए हैं वो पढ़ेंगे। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिसमें t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g और आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये चीजें जो है वो आपको आनी ही चाहिए। भाई रटी हुई है नहीं है तो इनको रट सकते हैं आप, लेकिन ये फॉर्मूले कैसे आए, कहाँ से आए, इनकी कंसेप्ट आपको कम से कम दिमाग में होनी चाहिए। तो इनके अपन कंसेप्ट की बात करते हैं और इसी कंसेप्ट के लिए अपन 1 डायमेंशन मोशन को ही थोड़ा सा वापस रिवाइज करते हैं। तो देखिए 1 डायमेंशन मोशन में क्या होता था कि ये रहा आपका कोई ग्राउंड, ठीक है बच्चों, और यहां से आपने कोई पिंड को ऊपर की तरफ फेंका और यहां से आपने उसको यू रफ्तार दी, ठीक है। तो पिंड को नीचे से ऊपर जाने में लगा समय कितना होगा, तो वो आप लिखते थे t इज इक्वल टू यू बाई जी। याद आया आपको, यहां से यहां तक जाने में लगने वाला समय था t इज इक्वल टू यू बाई जी, ठीक है। और पिंड ने कितनी ऊंचाई तय की, ये आप h हाइट का सूत्र लगा के यू स्क्वायर अपॉन 2g निकालते थे। ये भी आपको याद आया होगा। ये 2 फॉर्मूले हमने किसी 1 डायमेंशन मोशन में कण की गति के लिए लगाए थे। देखिए मोशन तो अभी भी हो ही रहा है, पिंड तो अभी भी आपका ऊपर जा ही रहा है, लेकिन प्रक्षेप्य को पढ़ने से पहले हमारे को वो कंसेप्ट भी आनी चाहिए। उसी कंसेप्ट से हमारे ये फॉर्मूले सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। कैसे, अब देखिए इनको रिलेट कैसे करते हैं अपन। t इज इक्वल टू आपके पास क्या है 2 साइन थीटा अपॉन जी। तो ये t कहां से निकालते थे अपन, यहां से यहां तक जाने का, सिर्फ हम अपवर्ड जर्नी का टाइम निकालते थे। भाई टाइम तो अपवर्ड जर्नी का है तो वापस डाउनवर्ड भी तो आया है, ये नीचे भी तो आया है, तो टोटल यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगता है वापस नीचे आने में भी उस कण को उतना ही समय लगता है। आपको ये चीज पता है कि भाई जितने ऊपर जाने में समय लगता है उतना ही वापस नीचे आने में समय लगता है। तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 2u/g। ठीक बात है। दूसरी बात, कण कौन सी दिशा में चल रहा है, कण कौन सी दिशा में चल रहा है, कण के बल कौन सी दिशा में लग रहा है। आप किसी चीज को यूं फेंकोगे तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगती है, किसी कण को सामने की तरफ क्षैतिज दिशा में फेंकने पर उसकी ग्रेविटी में जो ग्रेविटी है उसकी क्षैतिज दिशा में कोई जो है अपना योगदान नहीं देती है, वो सिर्फ उसकी ऊर्ध्वाधर दिशा में ही कार्य करती है। तो यहां से अगर अपन बात करें तो ये जब यहां से लेकर वापस घूमकर उड़कर हवा में यहां तक पहुंचा है तो इसकी क्षैतिज वेलोसिटी से हमारे को कोई मतलब, यानी क्षैतिज जो दिशा में जो एक्सीलरेशन हो रहा है उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ऊर्ध्वाधर दिशा में उसके ऊपर कौन सी ग्रेविटी लग रही है हमारे को उससे मतलब है। तो यहां से u का कंपोनेंट कौन सा लिया जाएगा, साइन थीटा लिया जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे t बराबर आपके पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था 2u/g, तो u की जगह क्या आ जाएगा uy कंपोनेंट, uy कंपोनेंट लिया आपने तो 2u साइन थीटा अपॉन g। तो यहां से ये इस फॉर्मूले को आप कोरिलेट कर सकते हैं और आपका 2u साइन थीटा अपॉन g प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात करते हैं अपन कि भाई h मैक्स कहां से आया, तो h मैक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो h मैक्स भी तो यहीं से आएगा। भाई कितनी हाइट ये ऊपर चढ़ा, जितनी हाइट ये ऊपर चढ़ेगा वापस उतनी हाइट नीचे भी तो गिरेगा, राइट और रॉन्ग, उतनी हाइट नीचे गिरेगा। तो यहां तक पहुंचने में, यानी अपवर्ड जर्नी तो कर रहा है ये, तो यहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो जितना समय यहां से यहां तक पहुंचने में लगता है उतना ही समय यहां से यहां तक पहुंचने में लगेगा। नहीं समझे? तो h की बात करें अपन तो h बराबर होता है u स्क्वायर
तो ये यू स्क्वायर कौन सा होगा, वाई एक्सिस में ही तो ऊपर जा रहा है, तो यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। यू वाई का वैल्यू क्या है आपके पास, यू साइन थीटा, तो एच मैक्सिमम बराबर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास प्रोजेक्टिल का इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तीसरी अपन जो बात करते हैं वो है आर मैक्स की, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। अच्छा, ये आप साइन स्क्वायर थीटा कर लीजिए यहाँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहां से आपके यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g भी आ गया। तीसरी बात करते हैं हम रेंज की, आर मैक्स रेंज यानी परास कितनी दूर गया। तो परास का मतलब क्षैतिज दूरी, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की दूरी। तो इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक चलने में एक्सेलरेशन आपका क्षैतिज एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। एक्स दिशा में एक्सेलरेशन क्या आपका 0 है। और जब आपका एक्सेलरेशन 0 होता है तब आप मजे से कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो रेंज एक दूरी है, तो दूरी के लिए क्या करेंगे हम, चाल गुणा समय, यह सूत्र लगा देंगे। चाल क्या है इस दिशा में, u cos थीटा, इंटू समय क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये कितना हो गया, 2u साइन थीटा बट्टा g। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखिए u और u कितना हो गया, u स्क्वायर कोस थीटा इंटू 2 साइन थीटा। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा अपॉन में जी का जी। तो ये बराबर क्या हो गया आपके रेंज। तो इस तरह से आप इस एक फॉर्मूले से ये तीनों फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। आपको 2 डायमेंशन मोशन आने से पहले 1 डायमेंशन मोशन की कुछ कंसेप्ट्स पता होनी चाहिए। अगर आपको वो सारी कंसेप्ट्स पता है तो आप आसानी से इसके फॉर्मूलों को रटना नहीं है, याद करना है, सिर्फ समझना है और उसके बाद में आपको अप्लाई करना है। तो ये चीज हमने आज यहां से सीखी है। अब एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, जो मैं आपके यहां नोट करके भी बता देता हूं। ये तीनों फॉर्मूले नोट, ये तीनों सूत्र ग्राउंड टू ग्राउंड और इंक्लाइंड, ग्राउंड टू ग्राउंड और इंक्लाइंड प्लेन पर ही लागू होंगे। समझ में आ रही है बात। ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब यहां आप खड़े हो, प्रक्षेप पे गया और यहीं वापस आकर गिरना चाहिए। यदि आप किसी मीनार के ऊपर खड़े हो और यहां से आपने पत्थर फेंका तो यहां ये फॉर्मूले लागू नहीं होंगे, वहां कुछ और ही फॉर्मूले लगेंगे। दूसरी बात, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब ये हो गया कि आपके पास ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये कोई जमीन से थीटा कोण बना रहा है, यहां से कोई अल्फा कोण बनाते हुए आपने कोई प्रोजेक्टाइल फेंका है, तब वहां ये तीनों फॉर्मूले लागू हो सकते हैं। इस तरह की पोजीशन में ये तीनों फॉर्मूले लागू हो सकते हैं और ग्राउंड टू ग्राउंड लागू हो सकते हैं। यदि आप मीनार पर चढ़कर कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकते हो तो वहां आप इन तीनों फॉर्मूलों को यूज नहीं कर सकते। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। चलो एक इस चीज को हमने कितना समझा उसको भी अपन चेक करके देखते हैं। देखिए ये कोई ग्राउंड है, यहां से मैंने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, यहां आया, एक कोई प्रोजेक्टाइल अन्य कोण से फेंका, वो यहां आया। किसी अन्य कोण से फेंका तो वो यहां आया। हाइट दोनों की क्या है, सेम है। हाइट दोनों की क्या है, सेम है। इस तरह के आपके सामने कोई एक प्रॉब्लम है,
ये आ गया आपके पास प्रोजेक्टाइल 1 और ये हो गया प्रोजेक्टाइल 2, ठीक है। और ये इसकी हाइट हो गई h, तो इसकी भी हाइट सेम है तो h। आपसे पूछा गया है कि किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। आपसे इंफॉर्मेशन ली गई है टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, दूसरा आपसे पूछा गया है वेलोसिटी, यानी किसकी चाल ज्यादा होगी, किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। इस तरह की ये एक दो बातें आपसे पूछी गई है। देखिए एंगल चाहे आप कोई सा भी लें, यदि दोनों की मैक्सिमम हाइट बराबर है तो दोनों का उड्डयन काल भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो दोनों का उड्डयन काल भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी इज सेम फॉर बोथ प्रोजेक्टाइल्स, यानी दोनों ही प्रक्षेप्य के लिए टी का मान क्या रहना चाहिए आपके पास, बराबर ही रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दोनों की एच क्या है, सेम हाइट पर है तो एच भी बराबर होगी। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। देखिए इस प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका, जो भी टाइम लगा उसको, वो यहां तक पहुंच पाया, माना 5 सेकंड लगे, लेकिन 5 सेकंड में ये कितनी दूर पहुंचा, ज्यादा दूर पहुंचा। हाइट दोनों की बराबर है, टाइम दोनों में लगने वाला बराबर है, लेकिन ये दूरी ज्यादा तय कर पाया है। इसका मतलब इसने क्या किया है, इसकी चाल ज्यादा होगी। तो प्रोजेक्टाइल u ऑफ 2 इज ग्रेटर देन u ऑफ 1, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर से बता देता हूं, दोनों की हाइट सेम है, दोनों को टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, लेकिन ये इससे थोड़ा ज्यादा दूरी तय कर पाया है उतने ही समय में। इसकी मतलब सेकंड वाले की वेलोसिटी फर्स्ट वाले से क्या है, ज्यादा है। भाई आप एक साथ दौड़ते हो, आप हो, आपका मित्र है, दोनों को दिया जाता है कि भाई आपको 10 मिनट है और दोनों को दौड़ना है। 10 मिनट में आप जो है वो दोनों जो है वो बराबर समय लेते हैं, आप दोनों की हाइट वगैरह सब बराबर है, लेकिन आप जो है वो 10 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ पाते हैं और आपका दोस्त है जो 2.5 किलोमीटर दौड़ पाता है। बाकी सब सेम होने के बाद में क्या जो है वो अलग आया, तो वेलोसिटी अलग आई। यानी यहां से इसने अगर ज्यादा रेंज निकाली है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, थोड़ी ज्यादा है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कई बार क्या है कि डायरेक्ट फॉर्मूले के वाले क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में कम है। तो कौन से क्वेश्चन ज्यादा है ट्रेंड में, तो क्वेश्चन ज्यादा है रिलेशन वाले। आपको आर में, टी में, एच में, इन तीनों में आपस में रिलेशन पता होने चाहिए। तो अपन थोड़ा सा रिलेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रिलेशन के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल बना लो, एक्स एक्सिस प्रोजेक्टाइल की, ये वाई एक्सिस हो गई। यहां से आपने उसको नेट कोई वेलोसिटी यू रफ्तार देके फेंका है और थीटा कोण से प्रक्षेपित किया है उसको। ये उसका पीक पॉइंट है जहां से उसकी वेलोसिटी एक बार जीरो होने के बाद में वापस बढ़ना शुरू होती है, तो इसको बोलते हैं हम एच मैक्स। टोटल यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय t, टाइम ऑफ फ्लाइट, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो होती है आर मैक्स, यानी उसकी क्या हो गई, रेंज। तो हमारे को क्या करना है, इन तीनों में एक रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले अपन बात लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन आर, टी एंड एच। आर, टी और एच के मध्य क्या क्या संबंध होते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टी और एच मैक्स की। एच और टी मैक्स में क्या रिलेशन होता है, तो एच मैक्स इज इक्वल टू, आपके पास रिलेशन आता है 1/8 GT स्क्वायर। चूंकि आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो और आपके फॉर्मूले डायरेक्ट लगाने हैं, वैसे इस फॉर्मूले को अपन डेराइव करके भी निकाल सकते हैं, दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करके, लेकिन
संभवतः आपको डायरेक्ट रिलेशन याद हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो एच मैक्स इज इक्वल टू 1/8 GT स्क्वायर। दूसरा जो है वो होता है आर मैक्स और एच मैक्स के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ एच मैक्स। आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ एच। कई बार क्या होता है कि बच्चे 4 इधर लगा देते हैं, आर इधर लगा देते हैं, और मान लो आर बट्टे में चला गया, 4 को उधर बट्टे में भेज देते हैं, तो कई बार दिक्कत होती है। तो इसकी कोई वैसे कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन इसको रिलेशन को याद रखने के लिए आर 10 यानी रतन, रतन 4 चोर एच है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। रतन चोर है मतलब आर 10 थीटा इज इक्वल टू 4h। इस तरह से भी इसको याद रखा जा सकता है। तो ये हुई इनके रिलेशन की बात। 2 बात हमने कर ली। अब हम तीसरी बात करते हैं कि भाई ये आर मैक्स आप पढ़ते हो, जो आर मैक्स कब अधिकतम होगी, यानी किस कोण पर गेंद को फेंका जाए या किस कोण पर पिंड को फेंका जाए कि वो एकदम अधिकतम क्षैतिज दूरी जो है वो प्राप्त कर सके, अधिकतम क्षैतिज दूरी प्राप्त कर सके। तो इसकी बात हमारे को अब थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। तो थीटा बराबर कितना माना जाए कि ये आर मैक्सिमम हो जाए। तो आर मैक्स होने के लिए हमारे पास क्या होता है, आर का सूत्र हमारे को पता है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखिए डेरिवेशन करने के लिए तो काफी कुछ है इसमें, लेकिन इसके लिए हमारे को एक थोड़ी सी कंसेप्ट पता होनी चाहिए, 1 डायमेंशन मोशन वाली। यहां से आपके पास पिंड है, आपने इस पिंड को यू रफ्तार दी, यू रफ्तार देने के बाद में इसमें आपने ऊपर की तरफ यू दिया, नीचे की तरफ इसमें जी काम कर रहा है, और यहां कहीं जाकर ऊपर की तरफ ये v बराबर 0 हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाकर कहीं v बराबर 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति के अंदर इसकी हम जो है वो हाइट क्या निकालते थे, h बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g, यानी यहां कहीं जाकर इसको 0 होना है, तो यहां कहीं जाकर ये 0 हो जाएगा। लेकिन क्षैतिज के अंदर किस कोण से इसको फेंके कि ये अधिकतम होते हुए वापस 0 की तरफ जब आए, तो ये जो दूरी है ux वाली जो दूरी है इसको ये मैक्सिमम तय कर पाए। तो इसके लिए हमारे को कोई डेरिवेशन में दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा ये सोचना है कि जो साइन फंक्शन या कोस फंक्शन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0। अच्छा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब अपन यहां से दिमाग लगाएं तो अपन इसको अधिकतम ऊपर कब तक फेंक सकते हैं, जब हमारे पास ये कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। ये डायग्राम इसलिए बनाया गया है कि हम जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी एच यू स्क्वायर अपॉन 2g वाले फॉर्मूले से अपन निकालते हैं, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट यानी v 0 होने तक ये इस फॉर्मूले को फॉलो करता है। ठीक बात है। तो यहां मैं इस कंसेप्ट को लगाकर ये देखूं कि मैक्सिमम हाइट तक कहां जाएगा, तो मेरे पास साइन आना चाहिए 90 डिग्री। साइन कितना आना चाहिए मेरे पास 90 डिग्री। तो ये मैं कंसेप्ट यहां लगाऊं 90 डिग्री वाले एंगल की, तो मेरे पास ये सीधा सीधा साइन 2 थीटा कितना आना चाहिए 45 डिग्री। तो यहां से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो ये एंगल कितना होना चाहिए आपके पास मैक्सिमम के लिए, 45 डिग्री का एंगल आपके पास मैक्सिमम के लिए प्राप्त होना चाहिए। कुछ समझे कि 45 डिग्री का आपके पास एंगल होगा तब आप मैक्सिमम हाइट तय कर पाओगे, क्योंकि ये आपके पास क्या है मैक्सिमम हाइट के लिए आप बात करते हो तो आपको बिल्कुल ऊर्ध्वाधर फेंकते हो आप, तो 90 डिग्री एंगल से फेंकते हो तब ऊर्ध्वाधर वो ऊपर की तरफ जाता है, उसका v 0 हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ फेंककर किसी एंगल से फेंकना है। साइन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 90 पर होती है 1 और मिनिमम होती है 0 डिग्री एंगल के ऊपर। तो हम वो कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 45 डिग्री आंसर, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री। और थीटा बराबर जब आप 45 डिग्री लोगे और ये वाला फंक्शन लोगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1, और आपके पास फॉर्मूला वापस मैक्सिमम हाइट का क्या बन जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। यानी यहां से आप साइन को हटा दो तो r बराबर 45 डिग्री लेने पर यू स्क्वायर अपॉन जी को ये फॉर्मूला जो है वो फॉलो, यू स्क्वायर अपॉन 2g को है जो ये फॉर्मूला फॉलो करता है। अभी भी बात समझ में नहीं आई?
कि भाई 45 डिग्री एंगल के ऊपर ये फॉर्मूला फॉलो करता है, क्योंकि साइन 90 जब ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं तो साइन 91 होता है। जब आप इस फॉर्मूले को देखते हो तो आपके पास यू स्क्वायर अपॉन 2g ही फॉर्मूला बचता है मैक्सिमम हाइट के लिए, यू स्क्वायर अपॉन जी ही बचता है। ये देख लीजिए आप, यू स्क्वायर अपॉन जी ही मैक्सिमम फॉर्मूला बचता है। नेक्स्ट जो है अपन इसकी चौथी बात करते हैं। नेक्स्ट में अपन चौथी बात करते हैं इसकी ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल या इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। आजकल कई सवाल हम लोग देखते हैं कि जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें से कई सवाल जो है वो ट्राजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन पर डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं बजाय इन चीज़ों के। तो ट्राजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन को भी अपन थोड़ा सा सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए चौथी बात करते हैं अपन इक्वेशन या ट्राजेक्ट्री, पथ बोलते हैं जिसको, ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये आपका प्रोजेक्टाइल। यहां से आपने नेट वेलोसिटी u दी, कोई एंगल थीटा है, तो ये हो गया आपका यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। यहाँ आपका u एक्स कंपोनेंट हो गया तो u कॉस थीटा। ये आप जानते ही हो। अच्छा, मैक्सिमम हाइट तक आपका पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा है, मैक्सिमम हाइट पर आपका पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा है और आपको किसी ओरिजिन पॉइंट ए से लेकर यहाँ कोई ओरिजिन पॉइंट कोई अदर पॉइंट पी है, तो यहाँ पर पथ का समीकरण आपको निकालना है किसी कण के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको पथ का समीकरण या किसी अन्य बिंदु पर आपको पथ का समीकरण निकालना है तो आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स और वाई। तो हमारे को एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध चाहिए जिस संबंध की सहायता से हम पूरी समीकरण जो है उसकी गणना कर सकते हैं, या आसान भाषा में हम बात करें तो हमें एक परवलय की समीकरण चाहिए। हमें अगर परवलय की समीकरण प्राप्त हो जाती है तो उसी को हम इक्वेशन ऑफ मोशन या ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल कह देंगे। तो हमारा जो लक्ष्य है वो ट्राजेक्ट्री निकालना है, यानी परवलय की समीकरण निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले x का रिलेशन देखेंगे, फिर y का रिलेशन देखेंगे, फिर दोनों को हम कोरिलेशन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फॉर x एक्सिस, फॉर एक्स एक्सिस में देखिए ये एक्स एक्सिस है आपका, और एक्स एक्सिस में कण की वेलोसिटी क्या है, यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा। अब चूंकि एक्स एक्सिस दिशा में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी एक्सेलरेशन है वो वाई दिशा में है, तो यहां मैं क्या मान सकता हूं, ए एक्स इज इक्वल टू, तो मेरे पास क्या हो गया, श्योरली मेरे पास ए एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। ए एक्स इज इक्वल टू 0 होते ही मैं मजे से कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूं, जब मेरे पास त्वरण है ही नहीं तो मैं लगा सकता हूं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर में लगा सकता हूं चाल गुणा समय। दूरी मेरी कितनी है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में माना एक्स है, स्पीड मेरी कितनी है, यू कोस थीटा है, और लगने वाला मेरे पास समय कितना है, टाइम मेरे पास टी है इस डायरेक्शन में। तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या बना, u cos थीटा इंटू टी। तो यहां से मैं अगर टाइम फाइंड करूं तो मेरे पास टाइम कितना आएगा, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा। ये मेरे पास एक x और t में रिलेशन आ गया। अब मेरे को बात करनी है इस y एक्सिस की, कि y एक्सिस की तरफ कण जो है वो कितना चल पाता है, ठीक है, ओके। तो y इज इक्वल टू, हम एक सूत्र जानते हैं, s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले में मान कैसे रखना है, s की जगह हो गया आपके पास y, क्योंकि y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं अपन, तो y हाइट की ही बात जो है वो हमारे को कर लेनी चाहिए। y u, तो u कौन सा आएगा यहाँ, y एक्सिस वाला u आएगा। तो y एक्सिस में u कितना है, u
साइन थीटा, इनटू में मेरे पास क्या बैठा है, मेरे पास टी बैठा है, तो इनटू में टी का मान रख दूंगा मैं। ठीक है, यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है, हाफ का हाफ है, एक ही जगह क्या आएगा जी, और जी क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लाने वाला लग रहा है, तो माइनस जी, ये माइनस बाहर रख दिया, इनटू टी स्क्वायर का टी स्क्वायर। समझ में आई बात आपको? तो यहां से इस पथ की जो समीकरण है वो y इज इक्वल टू, मैं क्या निकालूंगा, यू वाई ऑफ टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए y का मान रखते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, अभी हमने यू वाई का मान देखा है, तो u साइन थीटा इंटू टी का मान देखा है, तो t बराबर हमने ऊपर निकाल रखा है, तो x अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस का माइनस, हाफ का हाफ, और हमने क्या निकाला है g, और t की जगह क्या है x अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, टी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहां तक अपन जो है वो पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू यू, यू यहां बैठा है, यू यहां बैठा है, यू से यू को काट दीजिए, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो x सामने, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, माइनस का माइनस, हाफ का हाफ, g का g, x का कर दो आप एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये जिस फॉर्म में बोर्ड पर लिखी गई है उसी फॉर्म में आपको ये याद होनी चाहिए। किस तरह से निकालनी है वो आप बोर्ड पर देख सकते हो, और किस तरह से इसको अप्लाई करना है वो हम आगे वाले लेक्चरों में आपको सिखा देंगे, जब इसके कोई एग्जाम्पल लेंगे तब। फिलहाल आप जो है वो इस जिस फॉर्म में ये इक्वेशन आपको दे रखी है उसी फॉर्म में ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, तब तो देखो कोई मजे वाली बात है। और अगर ये याद नहीं हो पाती है तो कोई बात है, आप आगे जो है वो इसमें काफी दुख पाने वाले हो। अब क्या होता है कि यहां तक तो आपके सीधी सीधी समझ में आ गई। अब इसका एक रिलेशन हम जो है वो और भी निकाल सकते हैं अदर रिलेशन के नाम से, जिसमें आपको यही ट्राजेक्टरी की इक्वेशन जो है वो रेंज की फॉर्म में भी आपको मिलेगी। आजकल क्या है कि कई बार जो है वो क्वेश्चन जो आपको दे रखा होता है वो थोड़ा सा टिपिकल दे रखा होता है, आपको डायरेक्ट रेंज की वैल्यू दे दी और पूछ लिया रिलेशन क्या होगा, तब आप यहाँ रेंज लगाने में आपको काफी कुछ दिक्कत आ सकती है। तो अपन इसी रिलेशन को अपन रेंज के रिलेशन में काम में ले सकते हैं। तो सीखिए कैसे काम में लेंगे। देखिए अगेन रेंज का फॉर्मूला क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू, अभी आपने सीखा है एक्स टेन थीटा, माइनस का माइनस, हाफ का हाफ, जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये आपने अभी सीखा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे आप क्या करिए, एक्स टेन थीटा से गुणा करवा दीजिए, तो एक्स टेन थीटा बटा एक्स टेन थीटा। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां देखिए एक्स टेन थीटा हो गया, एक्स टेन थीटा हो गया, इस एक अक्ष से इस एक अक्ष को तो आप हटा दीजिए, एक अक्ष से एक अक्ष तो गया। और क्या कर सकते हैं आप, इस टेन थीटा को आप जो है वो साइन बाई कोस ले लीजिए, ये आपका हो गया साइन बाई कोस, और एक्स टेन थीटा को आप कॉमन निकाल लीजिए। तो यहां से मैं अगर एक्स टेन थीटा को कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास क्या बचता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, इसको निकालना आपको कॉमन। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, 1, माइनस का माइनस, ठीक है, हाफ का हाफ, ऊपर क्या है जी एक्स, तो लिख दीजिए जी एक्स। ठीक, और नीचे क्या बचा आपके पास, अच्छा एक काम और कर सकते हैं आप, यहीं एक कोस स्क्वायर से इस एक कोस स्क्वायर को भी जो है हम यहां से कैंसल आउट कर सकते हैं। तो ये बचा आपके पास यू स्क्वायर कोस थीटा इंटू ये आपके साइन थीटा, यू स्क्वायर कोस थीटा इंटू ये आपके बचता है साइन थीटा। तो यहां से आपके पास क्या हो गया, नीचे की तरफ यू स्क्वायर कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बच गया आपके पास।
अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, x टेन थीटा कॉमन, 1 माइनस का 1 माइनस, ये देखिए आप 2 साइन थीटा कोस थीटा, कितना बच गया ये आपके पास, तो gx बटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बन गया ये तीनों टर्म मिलकर। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस g को यहां से उठाकर आपको यहां डालना है, तो g को यहां से उठाकर आपने यहां डाला तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी क्या बन जाता है बच्चों, रेंज बन जाती है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ये लीजिए आपका रेंज, और रेंज की फॉर्म में आपकी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं या इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहे जितने जो है वो फॉर्मूले बना सकते हैं, चाहे जितने जो है वो रेंज के और के इनके आपस के संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अपनी जो बात है वो ये है कि आपको प्रोजेक्टाइल में आगे हम भी आपको 2-4 एग्जाम्पल और कराएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा रहेगा आपके इसके रिलेटिव मोशन का। तब तक के लिए आपने जो ये फॉर्मूले पढ़े हैं, जो भी आपके पास संसाधन है, बुक्स वगैरह हैं, नोट्स वगैरह हैं, उनसे आप इन फॉर्मूलों को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, इन फॉर्मूलों को एक बार हाथ से निकालने की कोशिश कीजिए, और इनमें रिलेशन याद कीजिए, रटिए मत। रिलेशन के थ्रू कैसे इनको अपन जो है वो अच्छे से तैयार कर सकते हैं, और हम जो है वो एग्जाम्पल के साथ आपको आगे वाले जो लेक्चर होगा, हमारा लेक्चर सेशन होगा, उसमें आपको इनके बारे में थोड़ा सा और कुछ समझा देंगे, और फिर हम आपको रिलेटिव मोशन पढ़ाएंगे, तब आपकी काइनेमेटिक्स पूरी हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, खूब मन लगा के पढ़िए, मेहनत करते रहिए।